बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। 2 दिन से संपूर्ण यूट्यूब और हर जगह एक ही चर्चा चल रही है कि जगदीश धनखड़ जी ने रिजाइन क्यों किया। और ये सब चर्चा चलते चलते सभी ने अपने तर्क लगाया, ऐसा वैसा, लेकिन उसका मेन जो जिस्ट था वो कई दिनों से दिख रहा था। जब मोहन भागवत ने 75 साल का इशू लिया तो इसका ही मतलब है कि वो मोदी जी के को कह रहे हैं कि भाई तुम अभी स्टेप डाउन हो। कई बार बोला कि जब नए लोगों को हम लोग कब ये देंगे, चांस कब देंगे। जब चांस देने की बात आई तो वो है कि नहीं। क्यों ये ऐसा बोला होगा? क्योंकि उनको मालूम था कि मैं आज ना कल मैं उनको नहीं, मतलब ये नहीं हुआ तो मुझे जेल ही जाना है, क्योंकि कई क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर में है। बहुत सारे गुजरात, गोधरा से लेके तो यहाँ तक के बहुत सारे केसेस हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो डरे हुए भी है। या ये भी हो सकता है कि शायद उनको लगता होगा कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यदि जब बन जाता तो शायद ये काम बिगड़ जाएंगे। और ये भी एक बात है कि जनरली हमारे यहाँ की परंपरा ये हुई कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता वही आदमी प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होता है। तो शायद हो सकता है कि उनको लगता होगा कि मोदी जी को कि मैं शायद प्रेसिडेंट बनूं और इसी तरीका से। लेकिन इनके जो टसल थी बीजेपी और आरएसएस के बीच में, ये कई दिनों से देखने में आ रही थी। बीच में एक गडकरी जी का नाम आया। गडकरी को उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि वो शायद प्राइम मिनिस्टर के लिए बेस्ट कैंडिडेट है। ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को शायद याद है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब गोपीनाथ मुंडे जी का डेथ हुआ था तब कई वक्त न्यूज़पेपर्स और हर चैनल में गडकरी का नाम थोड़ा सा जोड़ने में आया। शायद वो कितना सच है ये नहीं, वो तो वक्त ही मालूम है। लेकिन कभी ना कभी अभी उस दिन जैसे भी ये सब सिचुएशन पैदा हुई तो निश्चित रूप से वो क्या हुआ, सब पूरा और फिर वही वीडियोस दोबारा आ गए। इसका मतलब ये वो वीडियो लाने के लिए कोई ना कोई बीजेपी का आदमी बहुत ही, और मोदी का नजदीक का आदमी उसमें सक्रिय था। और वो नहीं चाहता था कि कोई भी अभी गडकरी या रहे और कोई भी आदमी आगे बढ़ो। मित्रों, हम लोग नहीं मानते, क्योंकि वो सब चीजें जो है उन लोगों ने भी जो क्राइम्स किया वो क्राइम है, वो बीजेपी हो रहे आरएसएस रहो। लेकिन एक बात की सच्चाई है कि आरएसएस ने जो भी कुछ किया, जितने भी कुछ मोदी ने ये किया, पूरा गुजरात से लेके तो आज तक का इतिहास से भी देखे तो ये संपूर्ण रूप में आरएसएस का अपहरण होना चाहिए। आरएसएस ने कहा बैठो तो बैठना चाहिए। इसलिए बैठो क्योंकि उसकी हैसियत नहीं है। एक डिग्री के नाम पे आज तक आरएसएस और ये सब ब्यूरोक्रेसी ने उन्होंने बचा के रखा। तुम्हें शायद मालूम होगा कि आरएसएस के लोगों के हाथ में पूरी ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेसी होने के वजह से आज तक उसकी फर्जी डिग्री ये वो सब बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेके तो हाई कोर्ट से लेके तो हर स्टेज में वो लोग सब बचते रहे। चीफ इलेक्शन कमीशन हो कि कोई भी हो, सब के सब लोगों की जो जिम्मेदारी ये थी वो सब आरएसएस को चाहने वाले लोग थे, आरएसएस ने बनाए हुए लोग थे। आईएएस रहो, आईपीएस रहो, क्योंकि इतने सारे जगह पे इलेक्टोरल वो अपना पूरे इलेक्शंस में पूरा मैनेज करना, ये करना, ये सिंपल बात और मोदी के बस की तो है ही नहीं। उनके काफी दिमाग के बाहर के, और ऐसे इसमें उन लोगों ने इस तरीका से करना। और जगदीश धनखड़ का जिस तरीका से उन्होंने वो यहाँ तक ट्वीट किया नरेंद्र मोदी ने कि नहीं उसको हमने वहां से निकाले, भगाए, दौड़ाए, क्या इस तरीका से किया। तो मुझे क्या लगता है कि वो अभी आरएसएस के लोग शांत रहेंगे और आरएसएस के लोग बोलेंगे हाँ अच्छा किया। वो तो जब मालूम है कि इतना कुछ भी रहे, लेकिन जब वो स्पीकर और इतने सारा लीडर ऑफ अपोजिशन से लेके हर चीज को मैनेज करके इतने दिन तक उसको रखा, तो इसके उसको तुम इस तरीका से उसको ये करोगे, क्योंकि उसने कहा कि भाई मैं आरएसएस का एकलव्य हूं। तो ये बात इतनी ये हो गई कि जितने दिन तक अभी उन्होंने उसको बचा के रखा, मोदी जी को बचाया, शाह को बचाया, सबको बचाया, वो स्पीकर ने हर जगह पे उसने जी जान से, जो इच्छा रहे ना रहे फिर भी वो काम किए।
लेकिन उसके पश्चात इस तरीका से किसी ने उसको प्राइज देना ये गलत है। आरएसएस के लोग तो निश्चित रूप से वो काफी दुखी हो गए, और ऐसा है कि फिर उनका भी 100 साल का उसका तजुर्बा है, वो इतना नहीं रहे। यही नहीं तो जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना जब देश जब स्वतंत्रता मिली, उस वक्त से उस स्वतंत्रता में भी आरएसएस का बड़ा अहम रोल था। ये भारत का और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ उसमें काफी रोल था। वो नहीं चाहते थे कि गांधी जब मुस्लिम्स को यहाँ पे रोक रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं मुस्लिम तुम अलग करो। बाबा साहब उस वक्त वही कह रहे थे कि भाई मुस्लिम्स ने पाकिस्तान में चले जाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे हर वक्त लड़ते रहोगे इनके साथ में। ये सब इतिहास मालूम है उनको, और जब इतना इतिहास मालूम होने के बाद में भी वो इस तरीका से गांधी ने, फिर गांधी को तो वो जो हुआ वो सबको मालूम है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस तरीका से बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो वो तो चुन चुन के बोलेंगे तू आरएसएस का आदमी है, तू बीजेपी का है, तू मोदी का है या भागवत जी का है। ऐसे टाइप का यदि ये रिप चालू हो जाएगा तो उसके परिणाम आरएसएस और बीजेपी को बहुत ही सीरियसली भुगतने पड़ेंगे। इसका बात का एहसास मोदी जी को होना चाहिए था। ये जिस तरीका से अडानी के पीछे उन लोगों ने पूरी जी जान लगा दी, एक आदमी के पीछे सब लोगों को बर्बाद कर डाला, तो निश्चित रूप से आरएसएस को तो बाकी भी तो लोग बोलते होंगे कि भाई हमसे तो पैसे तुमने भी तो लिए ना, तो फिर अडानी के पीछे में पूरी देश चल रहा है, तो ये क्या चक्कर है। तो निश्चित रूप से ये बराबर नहीं था। तो और मुझे लगता है कि जो अनपढ़ आदमी ने इतने दिन तक इस तरीका से काम चलाया, तो निश्चित रूप से बहुत आरएसएस तो दुखी होना ही होना है, और कोई भी दुखी होगा, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है जो अभी। लेकिन उनके दोनों के भी रास्ते गलत होने की वजह से कांग्रेस की जो विचारधारा है वो स्पष्ट है, और कांग्रेस ने कहा कि ठीक है भाई, हम लोग तो आरएसएस और बीजेपी को एक साथ गाली दे रहे हैं, और जब एक साथ जब तुम गाली देते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे एनिमीज दोनों भी है करके वो किसी को कहेंगे नहीं। यदि इनके पार्टीशन हो जाते, सिचुएशंस खराब हो जाती, और वो चाहते हैं कि भाई कांग्रेस और ये सब लोगों ने हमको सपोर्ट करे, तो शायद हो सकता है कि कोई एक नया फार्मूला लेके बैठेंगे और वो गडकरी जी को बोलेंगे हाँ ठीक है आप चलाओ, लेकिन जब कैसे चलाने का, आप अकेले तो नहीं चला सकोगे। तो सब कोएलिशन यदि हो जाता तो शायद हो सकता है कि बीजेपी के कुछ लिमिटेड लोग इसमें आइसोलेट हो गए और वो एक एक करके टारगेट भी बनेंगे। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस का जो महत्व है वो आरएसएस का है, ये बीजेपी का कुछ नहीं है। और जिस तरीका से वहां पे नड्डा जी ने वो धनखड़ जी को बोला कि भाई ये इसमें से निकालो उसमें से निकालो, हुई थी वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है क्या? वो स्पीकर के ऊपर रहता है, वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो चेयर का पूरे हाउस का इंचार्ज होता है, क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए उसमें। वो ये नड्डा कौन है और कितनी नड्डा में इतनी ताकत आई कहाँ से? तो ये सिचुएशन जिस तरीका से अहम आ गया उनको, और अब पीछे सब लोगों को दबा के रखने का, तो ये मोदी जी का अहम और अहंकार, बार बार ये शब्दों को मोहन भागवत ने उठाया कि ये बहुत अहंकारी बन गया है, अहंकारी हो गया, और है दिखी भी रहा अहंकारी, कोई जरूरत नहीं था। अभी अंदर में कितना संघर्ष चल रहा है, कितना ब्लास्ट ये एनर्जी हो रही है, वो कभी ना कभी ब्लास्ट होना। और ये उसकी शुरुआत उन्होंने मोदी ने किया, आरएसएस ने नहीं किया। मोदी ने शुरुआत की तो अभी आरएसएस भी कोई कम तो है ही नहीं, तुम्हें तो मालूम है, सब लोग जानते हैं आरएसएस के रूट्स कैसे कैसे है, क्या क्या हो सकते हैं। इवन गांधी के हत्या से लेकर तो आज तक के कई उनके इसमें है जो नाम आए हैं सबको। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने, अम्बेडकराइट लोगों ने अभी क्या करना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली वेट एंड वॉच करना है, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ तुम्हें कांग्रेस के साथ में और हर चीज के ऊपर में तुमने अपनी आंखें रखनी चाहिए, तुमको सोच तुम्हारी होनी चाहिए कि अभी सिचुएशन क्या हो रही है। मैंने आपको केवल मेरा विश्लेषण, मेरा इंडिविजुअल विश्लेषण है, और जो बाकी जो व्यूअर्स है, यूट्यूबर्स है, इनका सबका मैं सारांश निकाल के हमें क्या करना है करके, बाबा साहब ने हमको आखिरी में जो मंत्र दिया है बुद्धिज्म का, जिसके ऊपर में हमको स्टिकअप रहना है, उसमें ठहराव करके रखना है, और वही तुम्हारे लाइफ को बचाएगा। चाहे तुमने कितना भी किसने कुछ भी करे, लेकिन तुम्हारा इनाम ईमान ही तुम्हें बचाता है करके। मित्रों, आज तुम लोगों को मैं यही कहूंगा कि हम लोगों को बहुत बड़ा एक एहसास है, हम लोगों के बड़े उपकार है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको पॉलिटिकली नहीं तो हमें सांस्कृतिक भी बनाया, एक बुद्धिस्ट करके बनाने की वजह से हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं गए, हम अपने आप को, अपने कम्युनिटी को अच्छा डेवलप किए, और जो भी कुछ गए उनके क्या हाल है उसको मालूम है।
आज रामदास आठवले हो या फिर प्रकाश आंबेडकर हो या और भी कोई नेता हो, उनके क्या हाल है बीजेपी में वो सबको मालूम है। तो इस तरीका से एक आधे इंस्टीट्यूशन की जब बर्बादी चालू होती है तो किस तरीका से होती है उसका एक सुंदर सा एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने में इंडिया में हो रहा है, वो देखो और अपने आप को उसके साथ में थोड़ा वॉच करो और लोगों को ये सब मैसेजेस भेजो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यही विराम लेता हूँ, मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय जय।